उसी दिन में एमपी था, तो शुरू में नरसिम्हा राव पीएम थे, उनको लेटर लिखा। बाद में मेरी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में अटल जी आए। मैं लिखता रहा लगातार हर टर्म में, ऐसा किसानों को सुविधा देना चाहिए, क्योंकि खेत में काम करते हैं, किसान का आकस्मिक मृत्यु होता है, तो उनके पास ऐसी पैसा या व्यवस्था तो नहीं थी। तब बैंक ने एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी बोर्ड में प्रस्ताव करके हमने स्कीम लागू की। गुजरात में मैं जब मंत्री बना, तब मैंने गुजरात में सिर्फ किसान के परिवार से किसी की डेथ हो, पूरे खेत में काम करने वाले कोई भी हो, तो सबके लिए 2 लाख का बीमा का करवाया। कि दुनिया में एक ब्लड का बिंदु नीचे बहाए बिना यदि क्रांति लानी है, शांति लानी है, तो ओनली कोऑपरेटिव ही एक ऐसा संसाधन है, आंदोलन है। नरेंद्र मोदी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? मोदी जी हमें सलाह देते थे, बजट पास होने के बाद तुरंत दूसरे दिन योजना लागू हो जाए, इतनी तैयारी करो। 11 वर्ष आज हो गए हैं मोदी जी को केंद्र की सत्ता में। आपको कौन सा ऐसा फैसला है जो सबसे अच्छा लगता है उनका? अंग्रेज कानून बनाने थे, अंग्रेज को सुरक्षित करने के लिए बनाते थे, भारत की जनता के लिए नहीं बनाते थे। उनकी सत्ता कायम सुरक्षित कैसे रहे, वो कानून सुधारने के लिए जो मोदी सरकार ने किया है, देश के लंबे काल के लिए, लंबे टाइम के लिए बहुत बड़ा काम है। तो बिना संकोच उन्होंने बच्चों की सुरक्षा नहीं, शिक्षा की सुरक्षा दी। ये सोच जो है वो देश की जनता को सुरक्षित करती है। दुनिया में अपना पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपया बजट में सब्सिडी का जाए, वो कम रकम नहीं थी। ना जमीन प्रदूषित हो रही है, ना हवा प्रदूषित हो रही है, यूरिया का इस्तेमाल भी कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी लग रही है। कितना किसानों को लगा कि पहले के मुकाबले इससे हमें फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, देश को फायदा। जो स्टेट में जितना यूरिया खपत थी, इनमें जितनी कमी आएगी, वो जो सब्सिडी बचेगी, वो सब्सिडी के 50% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कल्याण के लिए वो राज्य सरकार को देंगे और 50% केंद्र सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखेंगे। जो जनता जितनी है गांव की, इनके आधार पे पैसा डायरेक्ट पंचायत के खाते में डालना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद अनुभवी राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, गुजरात सरकार में अनेकों मंत्रालय संभालने का जिनके पास अनुभव है, एनसीयूआई और इफको के प्रेसिडेंट श्री दिलीप संघानी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि कुछ वक्त पहले जब सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई, बहुत कम लोग ये जानते थे कि ये जिम्मेदारी अमित शाह साहब को क्यों सौंपी गई है। हमने धीरे धीरे वक्त के साथ देखा कि सहकारिता मंत्रालय क्या करता है और सहकार से समृद्धि का ये जो विजन है, इसे कैसे साकार किया जा रहा है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस बात से कि गुजरात के शुरुआती दिनों से लेकर एनसीयूआई और इफको के प्रमुख पद तक पहुंचने की ये जो जर्नी आपकी है, इससे हम शुरुआत करते हैं और फिर हम सहकारिता मंत्रालय की तरफ बढ़ेंगे। इस जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वैसे अमरेली जिले में, अमरेली से 20 किलोमीटर दूर मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ की पैक्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मेरे दादा थे, मेरे फादर के फादर। बचपन से कोऑपरेटिव सोसाइटी में जरूरतमंद लोग अनाज, शुगर, बाकी चीज़ लेने के लिए आते थे, हम देखते थे प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे। वहाँ से हम शोभा ओडला, चित्तल और फिर अमरेली स्टडी करने के लिए आए। इन दिनों में अमरेली जिला सहकारी संघ, अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिस तरह से काम करते थे, हम केजीएम में जाना रहता था देखने के लिए। वैसे तो मेंबर इस उम्र में नहीं थे, लेकिन तब से कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे सेवा की जाती है, ज़रूरतमंद लोगों को कैसी व्यवस्था में मदद करते हैं, हम देखते रहे। हमारे पर उनकी गहरी इमेज भी थी। कॉलेज के बाद हमने कोऑपरेटिव संस्था बनाने का फैसला किया। हमने पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, संघानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर हमने अपना बाजार, जो लोगों को जो चीज़ ज़रूरत है
वो अपना बाज़ार बनाया और इनसे धीरे धीरे हमने काम शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हमारी सोसाइटी मेंबर बनी, डिस्ट्रिक्ट बैंक, स्टेट बैंक, ऐसे कोऑपरेटिव का हमारा धीरे धीरे काम शुरू हुआ। इन बिटवीन हमने और काफ़ी सोसाइटी बनाई, जिस सोसाइटी के माध्यम से और लोगों को मददगारी हो सके। वैसे हमने शुरू में अमरेली जिला महिला क्रेडिट सोसाइटी मेरी मिसिस ने बनाई, इनमें मदद की। आज वो गुजरात महिला क्रेडिट सोसाइटी है, 15,000 से ज़्यादा उनमें मेंबर है, 40 लाख तक लोन वो दे सकती है इस सोसाइटी। मेरे परिवार में वैसे 1980-81 के बाद जब भाजपा की स्थापना हुई, इसी दिन से लगभग सभी भाई जो है कोई ना कोई कोऑपरेटिव से अपनी खुद की सोसाइटी बनाई और अपनी खुद की मीन्स उनके लीड ली। बाकी मेंबर तो जो है उनकी सोसाइटी कही जाती है। एक सोसाइटी में मेंबर है और दूसरी सोसाइटी में नहीं है, अपने आप अपना ग्रुप में है। मेरा भाई मुकेश है, उन्होंने सहारी सोसाइटी बनाई। भाई चंदू था, उन्होंने सेवा के नाम से बनाई। मेरा बेटा है, उन्होंने सरदार पटेल सोसाइटी बनाई है। सभी सोसाइटी कोऑपरेटिव पूरी चलती है। वैसे कहूँ मेरा परिवार पूरा अपने ढंग से अपना व्यवसाय, खेती, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस सब तो करते ही है, साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोगों को जिस तरह से उपयोगी होना चाहिए। जैसे मेरे बोला कि मेरे दादा फादर के फादर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, हमारे जन्म के पहले, हम बचपन से वो देखता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे परिवार पे हमारी दादा की बड़ी कृपा और इमेज है कि आज इनके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। अमरेली जिला सहकारी बैंक ने बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की। किस तरह की ये योजनाएं हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का ख्याल कैसे आया और क्या फ़ायदा इनका लोगों तक पहुंच रहा है? अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 95 में स्वर्गीय द्वारकादास पटेल जो उनके अध्यक्ष रहे काफ़ी 35-40 साल तक, उन्होंने जब हमें जिम्मेदारी दी, उनके बाद हमने काम शुरू किया। तब लगभग 18% से ऋण दिया जाता था किसानों से। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। दूसरी साल हमने इस व्यवस्था संभालते हुए 17% कर दिया। उसी दिनों में मुझे यूएस जाना हुआ, एक पॉलिटिकली प्रोग्राम में। तो हमने वहाँ देखा सबके पास क्रेडिट कार्ड रहता था। तो हमने सोचा कि भारत में क्रेडिट कार्ड कैसे आएगा, कब आएगा, पैसा कुछ है क्रेडिट कार्ड से दे। हम सोचते सोचा कि भारत में जब आए तब हम भी एक बैंक के चेयरमैन हैं। तो हमने अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 1955 में एक प्रस्ताव किया कि किसान क्रेडिट कार्ड हमें बनाना है। इनके लिए हमने काम शुरू किया। किसानों को भी इस दिशा में लाभ मिलना चाहिए और आगे बढ़ के हमने किया। किसान लोग बोलते थे कि सिटी में बड़े लोगों के उनके पैसे नहीं है तो भी उनको क्रेडिट मिलती है, हमें कोई मिलेगी नहीं। हमने कहा कि आपको भी मिलेगी। तो इसी व्यवस्था में हमने किसानों को इनके अकाउंट में कुछ भी ना हो, जीरो हो, लेकिन उनकी ज़मीन जो है इनके हिसाब से हमने उनको क्रेडिट देना शुरू कर दिया। तो किसानों को क्रेडिट कार्ड। और उसी दिन में एमपी था, तो शुरू में नरसिम्हा राव पीएम थे, उनको लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ। तब मेरी पहली टर्म थी, बाद में मेरी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में अटल जी आए। मैं लिखता रहा लगातार हर टर्म में ऐसा किसानों को सुविधा देना चाहिए। लेकिन अटल जी जब आया तब किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा लेटर था, जो हमारा नाम था, एजीटी नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना शुरू की किसान क्रेडिट कार्ड की। तो इस तरह से एक नई दिशा
अमरेली ने दिया। वैसे एक्सीडेंट क्लेम, क्योंकि खेत में काम करते हैं, किसान का आकस्मिक मृत्यु होता है, तो उनके पास ऐसी पैसा या व्यवस्था तो नहीं थी जैसे सिटी में कोई इंश्योरेंस ले। तब बैंक ने एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी बोर्ड में प्रस्ताव करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसान का किसी हाल में किसी तरफ से एक्सीडेंट डेथ हो तो 1 लाख रुपया का बीमा इंश्योरेंस की हमने स्कीम लागू की। तो इनमें अनुभव ऐसा हुआ, काफ़ी लोगों को मदद मिलने लगी। तो एक दफ़ा हम एक गांव गए, तो वहाँ एक किसान के बेटा, एक ही बेटा था, वो खेत में काम करते उनकी डेथ हो गई। तो गांव में गए थे, सबने कहा उनके घर जाए आश्वासन देने के। हम गए तो लोग बैठे थे, पूछा दादा को बीमा मिलेगा? मैंने पूछा लैंड किसके नाम पे है, ज़मीन? तो बाप के नाम थी। तो जिसके नाम पे जो लैंड होती है उनका देश हो तभी मिलता था। हमें काफ़ी दुख हुआ, हम नहीं दे पाएंगे बताया। लेकिन अमरेली आने के बाद नेक्स्ट बोर्ड में हमने प्रस्ताव करके परिवार में पुख्त उम्र के किसी के नाम की ज़मीन हो और किसी का भी डेथ हो परिवार से, तो वो बीमा में सुरक्षित करने का हमने फैसला किया। वो भी देश में पहली दफ़ा था कि पूरे परिवार को सम्मिलित किया जाए। उनके बाद और अनुभव हुआ कि खेत मजदूर काम कर रहा था, हमारे वहाँ गुजरात से आदिवासी लोग काफ़ी आते हैं, उनकी डेथ हुई तो किसान का परिवार उनको छोड़ने के लिए उनकी डेड बॉडी लेके वहाँ गए। उनको वहाँ के लोगों ने घेर लिया, कितने पैसे दो वरना आपको यहाँ से जोखम कर देंगे। ऐसे मुझे फ़ोन आया तो मैंने पुलिस को कह के उनको तो छुड़वाया। फिर सोचा खेत में काम करने वाले, तो थर्ड हमने रजिस्ट्रेशन किया, खेत में काम करने वाला मजदूर हो, उनके पार्टनर हो या पुख्त उम्र से परिवार में से कोई भी हो, किसी की भी डेथ होगी तो 2 लाख रुपया हम इंश्योरेंस से उनको सुरक्षित करेंगे। फिर मैं जब गुजरात में मंत्री हुआ, अटल जी ने तो ये स्वीकार कर लिया था, हमने लिखता था जैसे किसान क्रेडिट का स्वीकार किया वैसे एमपी था तो ये भी मैं लिखता रहा। तो इनमें पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म जब अटल जी आए तब ये मेरी स्कीम स्वीकारी और पूरे देश में लागू किया। तो फिर गुजरात में मैं जब मंत्री बना तब मैंने गुजरात में सिर्फ किसान के परिवार से किसी की डेथ हो तो उनको बीमा से सुरक्षित था। तो हमने उसी दिनों में पहले जिसकी ज़मीन थी उनको था, पूरे परिवार का सम्मिलित करवाया सरकार में, क्योंकि विभाग मेरे पास था, कानून मंत्री भी था, कृषि मंत्री था, सरकार मंत्री था, तो लागू करवाया। उनके बाद जो बताया कि डेथ हो गई थी आदिवासी की, उनके बाद हमने पूरे खेत में काम करने वाले कोई भी हो मतलब सबके लिए 2 लाख का बीमा का करवाया। हम लिखते रहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन ये स्कीम सिर्फ आखिर पूरे देश में सिर्फ अमरेली में है और किसी ने इतना लागू नहीं किया है। हमारे वहाँ खेत में काम करने वाले किसान हो, मजदूर हो या पार्टनर हो, कोई भी का देश है तो उनको बीमा से सुरक्षित करते हैं। वैसे बैंक का काम मैं मानता था, कोऑपरेटिव का काम मुनाफा नहीं है, उनकी सदस्य की सुविधा, सलामती, समृद्धि, कोई भी संस्था उनके सदस्यों कैसे दी जाए वही उनका काम है। इनके माध्यम से हमने बैंक के माध्यम से काम करना शुरू किया। अगला प्रश्न मेरा ये है कि सहकारिता के क्षेत्र में आपने जीवन समर्पित करने का फैसला किया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सेवा, बिजनेस, मेरे बाप दादा की खेती है तो कोऑपरेटिव में काम करते करते वो भी हो सकता है। मैं एडवोकेट हूँ तो कोऑपरेटिव का काम करते हमारा व्यवसाय भी कर सकते हैं। और निर्दोष सेवा, रत्नात्मक सेवा, कोई दम्भ के बिना सेवा करनी है तो सहकारिता है। और मैंने अभी लास्ट ईयर नवंबर में जब यहाँ भारत मंडप में
107 देश के प्रतिनिधि आए, उनके समापन में मैंने कहा था कि दुनिया में एक ब्लड का बिंदु नीचे बहाए बिना यदि क्रांति लानी है, शांति लानी है, तो ओनली कोऑपरेटिव ही एक ऐसा संसाधन है, आंदोलन है। इनके माध्यम से सबका साथ, सबका विकास कहो, आत्मनिर्भर कहो, सब इनमें समाविष्ट है। तो वो कोऑपरेटिव के माध्यम हम बचपन से संघाड़ी क्रेडिट सोसाइटी के नाम से शुरू किया था। आज उनकी 3 मंजिले की बिल्डिंग है, दूसरा चेयरमैन है। क्रमशः आगे बढ़ते गए, वो संस्था वो लोग संभालते गए। तो इस तरह से हम कोऑपरेटिव में काम करना शुरू किया। गुजरात सरकार में मंत्री बनने के बाद जो आपके अनुभव हैं वो किस तरीके से बदले, और सहकारिता के क्षेत्र में आपको क्या लगा कि एक मंत्री के रूप में मैं कैसे नई क्रांति ला सकता हूँ? क्योंकि एक विधायक के तौर पर या एक सांसद के तौर पर आपके अनुभव अलग हैं, लेकिन जब आप सरकार में मंत्री होते हैं आपके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, लेकिन पावर भी ज़्यादा होती है। उस पावर का इस्तेमाल करके सहकारिता के क्षेत्र में कैसे क्रांति लाई जाए? सहकारिता मंत्री भी था, कृषि मंत्री था, पॉलिटिक्स में भी था। मंत्री था तो पॉलिटिक्स में है तो विरोध भी होता है। बिल्कुल। तो एक मेरा अनुभव साझा करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के कोऑपरेटिव जगत के साथ जो लोग सत्ता में है, जो पावर में है, उनको इनमें से कुछ सीखने के मिलेगा, इस मेरा अनुभव साझा करने से। जब हम मंत्री थे तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के पार्लियामेंट के मेंबर कांग्रेस के थे और मोदी जी सीएम थे, मैं उनके मंत्रिमंडल में था। तो एक वीक बाकी नहीं जाता होगा, 2-4 दिन में राजकोट से विठल भाई का मोदी जी के खिलाफ कोई न कोई निवेदन आता, स्ट्रिक्ट भाषा में आते, जो आलोचना करते थे इतनी कड़क भाषा में करते थे। कभी कि हम पसंद नहीं करते कि ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, फिर भी उनका आंदोलन वैसे बोलना शुरू रहता था लगातार। एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया कि मेरी, वो भी डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन थे, एमपी तो थे लेकिन डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन भी थे, कि मेरी एजीएम है डिस्ट्रिक्ट बैंक की, तो आप कृषि सहकार मंत्री है, कृषि मंत्री है, तो मेरा इन्विटेशन आपको है, आप एजीएम में आए हैं, यदि सहमति दे तो हम कार्ड में नाम छपवाए। तो तुरंत आना कहना मुश्किल था, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ रोज बोलते थे। तो बोला मैं तारीख देख के आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारे सचिवालय में हमारी चेम्बर, मोदी जी की चेम्बर एक ही बिल्डिंग में थी। मैं सीधा उनके पास चला गया। मैंने उनको कहा, विठल भाई राजकोट से मुझे उनकी एजीएम में आने का इन्विटेशन दे रहा है, क्या करना चाहिए? जो उन्होंने मुझे सलाह दी, मैं मानता हूँ देश के कोऑपरेटिव के जगत को ये सलाह उपयोगी हो। मुझे कहा, हम सरकार में हैं, सरकार चाहे तो किसी भी संगठन, किसी भी कोऑपरेटिव, किसी भी एनजीओ, किसी को भी नुकसान कर सकते हैं। सरकार का काम नुकसान करने का नहीं है। सरकार का काम संस्था को, कोई भी सहकारिता हो, संस्था हो, एनजीओ, उनको सुरक्षित करना, उनको समृद्ध करना, उनको सलामती देना, उनको ये विश्वास देना, वो सरकार का काम है। आप सरकार में हैं तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने फिर उनको हाँ बोल दिया। उन्होंने कार्ड में नाम छपवाए। जैसे कार्ड में नाम छपा तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के लीडर मिले, उनकी कार्यवाही समिति मिली। उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि विठल भाई की एजीएम में दिलीप संघानी जो सहकार मंत्री आ रहे हैं पार्टी में, वो कांग्रेस के या हमेशा हमारे खिलाफ है, तो उनको इस एजीएम में नहीं जाना चाहिए और उनको रोक लगानी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव किया। 2 दिन बाद प्रदेश कार्यकारिणी थी बीजेपी की, तो उसी दिन हमारा जब लंच और हुआ, मोदी जी, रूपाला जी हमारे अध्यक्ष थे, अरुण जेटली जी प्रभारी थे, वो आए थे। मंच पे
अरुण जी नीचे कोई काम पे होते, दोनों बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष और मोदी जी। इन बिटवीन पूरा 10-12 लोग मेरे पास आए राजकोट डिस्ट्रिक्ट के। आप विठल भाई की कारोबारी में जी में जाने वाले बना। हाँ, कि हमने प्रस्ताव पास किया है जिला संगठन बीजेपी ने, आप इनमें नहीं जाएंगे। मैंने कहा ये तो आपके अधिकार में नहीं है। टेबल पे जो सामने 2 बैठ पार्टी अध्यक्ष और सीएम, इनमें से कोई भी कहेगा तो मैं सीढ़ी चढ़ता होगा तो उतर जाऊंगा, लेकिन आप ऐसे प्रस्ताव नहीं कर सकते। गुस्से में आए थोड़े। फिर मैंने सोचा कि ऐसा बड़ा प्रस्ताव जिला ने किया तो मोदी के ध्यान में तो मुकना चाहिए। तो उनके पास चला गया, रूपाला जी ने दोनों के पास। मैंने बताया ऐसा ऐसा राजकोट वालों ने प्रस्ताव किया है। तो मोदी जी ने मुझे सलाह दी, आपसे तो बात हो गई ना, सरकार में हो ना, आप अपना काम करो, जाओ। संगठन ने प्रस्ताव किया ना, रूपाला जी आप देखो संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इनका मामला, तो संगठन का मामला है, संगठन वालों देखो। पार्टी अध्यक्ष को बोला, मुझे बोला कि आप जाओ। जो जिनके खिलाफ रोज कुछ न कुछ बोलते हैं, इनके फंक्शन में जाकर उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, उनको मार्गदर्शन देना, उनको सलामत देना, इनके लिए एक उनके कैबिनेट के मंत्री को भेजना या छूट देना, मैं मानता हूँ वही सच्ची कोऑपरेटिव है। और वही विचार उन्होंने लेके सहकार से समृद्धि पूरे देश में लागू करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? काफ़ी सीखने का मिलता था। कल मैं था शिमला में, तो आज मुझे कल शाम को डिनर के लिए बुलाया था। मुझे यहाँ एक मीटिंग में आना था, तो मैं कल वापस आने वाला था। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे चाय के लिए बुलाया था, गए थे। वैसे आपने पूछा, ऐसा ही उन्होंने पूछा कि मोदी के साथ आपने काम किया है तो वर्क ऑफ स्टाइल कैसी थी। तो अभी जो बताया वो तो मैंने बताया, क्योंकि कल कोऑपरेटिव का फंक्शन था और सरकार ने अच्छा सहयोग भी दिया था। दूसरा बताया, जब बजट आता है, बजट पास होता है, उनके बाद हम योजनाएं बनाते हैं। बजट में तो होता है, लेकिन वर्क के लिए मोदी जी हमें सलाह देते थे कि अपने डिपार्टमेंट बजट क्या बन रहा है, आपको तो पता है मंत्री के रूप में, इनकी योजना बजट पास हो उनके बोले कच्ची बना लो। बजट पास होने के बाद तुरंत दूसरे दिन योजना लागू हो जाए, इतनी तैयारी करो। ये सलाह देते, इतना नहीं, बाद में 1 महीने के अंदर सभी को सूचना देते कि आपका बजट जो है एवरी वीक कितना यूज हो रहा है, इनका हिसाब आप सबको बुधवार को कैबिनेट में मुझे देना है। तो मंगलवार को हमें हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी की मीटिंग रखते, उनको पूछते कितना बजट का उपयोग हुआ, वो करना है तो सोमवार को उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को कहना पड़ता भाई क्या उपयोग हुआ लाइए, तो नीचे से भी गति आती। मार्च महीने में सब बजट यूज़ नहीं हुआ, चलो कौभांड कर दे, एक साथ यूज़ कर ले, जो होता था ये होने की संभावना नहीं रहती। परसेंटेज वाइज पहले क्वार्टर में कितना होना चाहिए उपयोग, 3 महीने में, 6 महीने में कितना होना, सब डिजाइन बना। इनमें कमी होती तो डांट मंत्री को पड़ती, क्या कर रहे हो। इनकी वजह से जो काम में स्पीड आती थी और पारदर्शक वोट होता था, ये बड़ा आकर्षक रहा। और जब प्राइम मिनिस्टर वो बने तो आपको क्या लगा कि कौन सी ऐसी योजना या कौन सा उनके काम करने का ऐसा स्टाइल है जो आपको लगा कि जब वो एक चीफ मिनिस्टर थे उससे तो उन्होंने अनुभव लिया ही, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका अनुभव या उनके काम करने का स्टाइल इतना बदला कि उससे हमें पूरे देश में परिवर्तन देखने को मिला। 11 वर्ष आज हो गए हैं मोदी जी को केंद्र की सत्ता में। आपको कौन सा ऐसा फैसला है जो सबसे अच्छा लगता है उनका? उनके हर फैसले अच्छे हैं, लेकिन शुरुआत में जो कहा, हम जब मिले बैठे, जब मैं गुजरात में था तो लॉ मिनिस्टर भी मैं था, तब 50 वर्ष गुजरात का जाने का उत्सव मना रहे थे। तब मुझे जिम्मेदारी दी, गुजरात में बॉम्बे एक्ट चल रहा है। 50 साल हो गया फिर भी बॉम्बे गुजरात एक्ट नहीं हुआ।
वैसे हम जब दिल्ली में पहली दफ़ा मिले सभी चर्चाएं हो रही थी। एक चर्चा में हुआ आज भी देश में 1860 का कानून, हम 1947 में आज़ाद हुए, उनके पहले के कानून चल रहा है, तो कम से कम भारत का तो होना चाहिए। ये चर्चा में उन्होंने आगे बढ़े। फिर 1947 से 1950 तक कानून बने, वो भी चल रहे हैं। कानून हमेशा संविधान के आधार पर होता है। संविधान तो 1950 में पास हुआ, तो उनके पहले के कानून जो है वो बदलना चाहिए। वो उनकी जो सोच थी, वही सोच के आधार पे उन्होंने पूरे देश में डिक्लेयर किया कि हम रोज़ एक कानून पुराना रद्द करेंगे या सुधार करेंगे, और उन्होंने शुरू किया। तो देश का सम्मान का सवाल है। भारत आज़ाद है, उनकी अनुभूति, उनका एहसास जो होना चाहिए। आप 1860 का कानून लागू करके आज देश में चलाओ, हम हमारी मानसिकता कैसे आज़ाद भारत की रहेगी। तो सम्मान देने का, और कानून में जरूरी जो अंग्रेज कानून बनाने थे, अंग्रेज को सुरक्षित करने के लिए बनाते थे, भारत की जनता के लिए नहीं बनाते थे। उनकी सत्ता कायम सुरक्षित कैसे रहे, इन पर क्या फ़र्क करना चाहिए, वो कानून सुधारने के लिए जो मोदी सरकार ने किया है, देश के लंबे काल के लिए, लंबे टाइम के लिए बहुत बड़ा काम है। फिर भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। आप कानून बोलता हो तो सब सारे कानून, वैसे रोड बनेगा, टूट जाएगा, नया बनेगा, बिल्डिंग नया टूटेगा, बनेगा, लाइट के पोल नहीं है तो नया डालेंगे। ये कानून जो है लंबे टाइम तक लोगों को इस दिशा में जीने का व्यवस्था, सुरक्षा, सलामती सब कुछ देता है। इनके लिए उन्होंने जो काम किया है वो धन्यवाद की बात है। घर नू घर अभियान, घर का घर अभियान, इस अभियान के बारे में कुछ बताइए। क्या है ये अभियान और कैसे लोगों तक फायदा पहुंचा रहा है? कोई भी इंसान हो, चाहे आर्थिक रूप से जिसको हम गरीब बोलते हैं या समृद्ध हो, वो खुद अपनीता है। वो सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव मात्र। आप सुग्री जो बोलते हैं, जो भी पक्षी है, वो भी अपना घोंसला बना के सुरक्षित रहना चाहते हैं। कोई भी अपनी सुरक्षित जगह, जिसको हम घर बोलते हैं, और ढूंढते और बनाते हैं। इस तरह उन्होंने देखा लाखों लोग देश में, ठंडी में रोड पे हो, बारिश में रोड पे हो, गर्मियों में रोड पे हो, कम से छत पर उनके माथे पे छत हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए उन्होंने घर न घर योजना बना के लोगों को सम्मान के साथ जी सके। और घर न घर इतना ही नहीं, कुदरती आदत, कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव मात्र हो, वो तो पैसे वाला हो, प्रधान हो या गरीब हो, कुदरती आदत जो है वो तो सबके लिए कंपलसरी है। उनके लिए सुरक्षित जगह उनके साथ बनाना, वो सोच। गुजरात में प्राइमरी स्कूल के ड्रॉप रेशियो क्यों ज़्यादा है महिला का, वो देखा तो छोटी बच्ची है तब तक ठीक है, 6-7 कक्षा में आ जाए। स्कूलों में लेट्रिन बाथरूम नहीं था, उनकी वजह से काफ़ी ड्रॉप रेशियो थे। वो सोच देखा क्या हो रहा है, तो कंपलसरी तरह स्कूल में उन्होंने लेडीज और जेंट्स के लिए अलग लेट्रिन बाथरूम बनाया। वैसे लेट्रिन शब्द बोलने में सब तो संकोच होता है, लेकिन जरूरत से कोई छूट नहीं सकती। तो बिना संकोच उन्होंने बच्चों की सुरक्षा नहीं, शिक्षा की सुरक्षा दी। बच्चों को तो दिया, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी हुआ। ये सोच जो है वो देश की जनता को सुरक्षित करती है। घर नू घर अभियान के बाद मेरा प्रश्न ये है कि इफ्को के चेयरमैन के तौर पर एक तो नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक, और फिर यूरिया का जो इस्तेमाल, लिक्विड यूरिया और ड्रोन के माध्यम से उसका छिड़काव, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितना फ़ायदा अपने किसानों को पहुंचा सकते हैं। इस दिशा में जो काम किए गए हैं, इसे ज़रा खुलकर बताइए। कोऑपरेटिव जो है ये सिर्फ सीधी लिटी में चले जो है वही चले, ऐसा नहीं। नए नए विचार को साथ में लेकर नया क्या हो सकता है, वही कोऑपरेटिव को आगे ले जाते हैं। मोदी जी ने मीडिया के माध्यम से एक दफ़ा निवेदन किया
किसान भाइयों को, किसान भाइयों आप यूरिया जो उपयोग कर रहे हो इनमें थोड़ी कमी करो, 10% कम यूरिया का उपयोग करो, जिससे जो ज़मीन में यूरिया गिरता है इनसे ज़मीन खराब होती है। जो यूरिया हवा में जाता है इनके वायु प्रदूषण होता है। इस यूरिया के माध्यम से जो क्रॉप होता है और अपने शरीर पे जाता है, खुराक पे, इनसे अपनी हेल्थ पे विपरीत असर होती है। तो आप उनका उपयोग कम करिए। उनका जब जाहिर निवेदन देखा तो हमने इफको के बोर्ड में चर्चा की, क्योंकि यूरिया हम बनाते भी हैं, बिक्री भी करते हैं, कि यूरिया के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है 3 पर हमें गहरी सोच करनी चाहिए। 50% की बैग थी वो 45 की कर दिया। क्या इनसे जो नुकसान हो रहा था ये कम हो जाएगा? कम नहीं होगा, क्योंकि जो इनमें तत्व है वो तो नुकसान करेगा। तो क्रॉप भी ठीक रहे और वायु प्रदूषण हो, ऐसा कैसे कर सकते? इस बारे में मैं सोच के थोड़ा और आगे बढ़े। ऐसे साइंटिस्ट को हमने संपर्क किया और उस साइंटिस्ट को संपर्क करके नैनो यूरिया बनाने का फैसला किया। और नैनो यूरिया दुनिया में पहली दफ़ा भारत में इफको ने बनाया और उनको मंजूरी नहीं मिल रही थी। हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सरकार के अधिकारी कुछ न कुछ नया करते रहते थे। इधर प्रधानमंत्री को मिलते थे, कृषि मंत्री को मिलते थे, मालवीय जी, रूपाला जी और मोदी जी को 2-3 दफ़ा मिले। फिर हमें डाउट हुआ कि हम 50% विदेश से मंगवाते हैं, जो आयात करते हैं, तो अपना इंडिया मन और पैसे विदेश चले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद एक बोरी पे 2000 रुपये के आसपास सब्सिडी देते हैं, तभी 270 रुपये से हम किसान को दे पाते हैं। तो दुनिया में अपना पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपया बजट में सब्सिडी का जाए, वो कम रकम नहीं थी। तो नैनो यूरिया की बोतल 1 बैग के बराबर रहती है, 0% सब्सिडी, 1 रुपया से। और जो 1 बैग काम करती है, इतना ही काम ये बोतल करती है। एक बोतल 1 बैग के जितना काम कर रही है, यानी कि यूरिया के कम इस्तेमाल का जो लक्ष्य था वो नुकसान ना हो, ना ज़मीन प्रदूषित हो रही है, ना हवा प्रदूषित हो रही है, यूरिया का इस्तेमाल भी कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी लग रही है। कितना किसानों को लगा कि पहले के मुकाबले इससे हमें फ़ायदा हुआ है? फायदा हुआ है, देश को फायदा। इंडिया मन बचा, सब्सिडी बची, इतनी जितना बिक्री हो इतना बचते हैं। तो सरकार ने जो पैसे बचते हैं, मोदी सरकार ने दूसरे को उपयोग नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया और योजना बनाई, जो स्टेट में जितना यूरिया खपत थी इनमें जितनी कमी आएगी, वो जो सब्सिडी बचेगी, वो सब्सिडी के 50% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कल्याण के लिए वो सरकार, राज्य सरकार को देंगे और 50% केंद्र सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखेंगे, जिससे ड्रोन उड़ा के या और सुविधा दे के किसानों की सेवा कर सके। ऐसी सुविधा देने के लिए वो पैसे इनमें उपयोग किया। तो यूरिया को लेकर के उसमें टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के जो लक्ष्य था वो हमने हासिल किया। सहकारी बैंक के द्वारा जो अभ्यास लोन की बात की गई, कैसे उस स्कीम को शुरू करने का आइडिया आया और क्या अब तक उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले? नहीं, बहुत बड़ा रिजल्ट है। हम जमीन पे पब्लिक के साथ जिससे रहते, तो नई बात, किसानों की क्या दिक्कतें हैं, आम जनता की क्या दिक्कतें, वो सुनने में जब आती है तो उनको कैसी व्यवस्था करके हम मदद करें, ये सोच के हिसाब से कोई न कोई नई योजना बनती है। और इसी योजना से हमने लास्ट ईयर अमरेली डिस्ट्रिक्ट बैंक की ओर से, अभी तो 20 रुपया कर दिया प्रधानमंत्री बीमा योजना से, 12 रुपया था। 1 साल का एक व्यक्ति का 12 रुपया इंश्योरेंस 1 साल में उनको मिलता था। तो हमने लास्ट ईयर 5 लाख हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो सोसाइटी के साथ मेंबर के रूप में जुड़े थे, इसे सभी को लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों का कोऑपरेटिव, कोई भी सोसाइटी के साथ जुड़े हो,
उनका हमने इंश्योरेंस प्रधानमंत्री का भर दिया पूरा बैंक ने, और पूरे डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित किया। अब दो दिन के बाद हमारी एजीएम में है, फिर इस साल क्या करते हैं देखते हैं। जिस तरीके से ये आगे बढ़ा है, मुझे लगता है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का अपडेट आपने प्रधानमंत्री को दिया। ये आइडिया कैसे आया कि 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, और इस सहकारिता वर्ष में हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो एक क्रांति की शुरुआत हुई है सहकारिता में, वो दुगनी या चौगुनी गति से आगे बढ़ती चली जाए और सहकारिता से समृद्धि का जो विजन है वो साकार हो पाए। 2024 में नवंबर के पहले 3 महीने में यूएन ने आईसीए की हाई लेवल की कमेटी थी, इनमें मुझे इनवाइट किया गया था, मैं गया था। तब मैंने वहाँ इनविटेशन दिया कि आप आइए भारत, और हम व्यवस्था करेंगे और वहाँ हमारा पूरा आईसीए का मीटिंग का आयोजन करें भारत मंडपम में। मुझे गौरव है कि मेरा इनविटेशन उन्होंने स्वीकार किया, और 107 देश के लोग 25 नवंबर लास्ट ईयर 24 से 30 नवंबर तक भारत मंडपम में हुआ। पूरी दुनिया के देश के लोग आए, उनका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया, और अतिथि विशेष के रूप में अमित भाई शाह थे। पूरे 5 दिन का फंक्शन मेरी अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्षता की समाप्ति के भाषण में उनके जनरल सेक्रेटरी ने तो भारत का आभार प्रकट किया, लेकिन मैंने कहा था उसी दिन कि विश्व में शांति चाहते तो पूरी दुनिया में लोही क्रांति हो रही है। शांति और क्रांति सिर्फ कोऑपरेटिव दे सकता है, और कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। इनके माध्यम से ही हम आर्थिक समृद्धि, सलामती और शांति की ओर दुनिया को ले जा सकते हैं। और इस विचार को दुनिया ने तभी भी स्वीकारा था, और इस विचार से आज देश को भी हम आगे ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन सारी योजनाओं से कितना लाभ मिला है? अगर आप इन सब चीज़ों को एक देखें, मिलाकर देखें इन सारी योजनाओं के लाभ को, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से कितनी मजबूत आपको नजर आती है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले बहुत मुश्किल में थी। पंचायत को पानी के लिए बोरवेल करना होता तो उनके लिए भी पैसे उनके पास नहीं होता। यदि शुरू में लाइट के बल्ब नहीं थे, जो पेट्रोमैक्स के खुद थे, उनके लिए भी दिक्कत थी। लाइट आ गई तो उनके बिल भरने में भी दिक्कत थी। आज पंचायत में प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट जो जनता जितनी है गांव की, इनके आधार पे पैसा डायरेक्ट पंचायत के खाते में डालना शुरू किया। इसी तरह हर पंचायत में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री का जो नारा है उनको सफल करना है, स्पीड से करना है। तो हर गांव में 2 पावर स्टेशन है, एक ग्राम पंचायत है, दूसरी पैक्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये दोनों को संकलन करके जो काम किया जाए तो सरकार की जो इच्छा है गांव में रहने वाले हर जनता को सुरक्षित समृद्धि सलामती देने का हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमने कोरोना काल दरमियान काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्राम विकास परिषद के माध्यम से किसानों का ऋण जो था समय से हमने जिस तरह से अदा करवाया। मैं 90 में मंत्री था, और तब मेरे पास PW रोड एंड बिल्डिंग था, बाकी भी डिपार्टमेंट थे। उसी दिन में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गांव से एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने के आया। बोले कि हमारे खेतों में हमारा पशु गाय सब है, वहाँ से दूध लेके गांव में जो डेयरी है वहाँ लाने के लिए रास्ता नहीं है। इनकी वजह से दूध की क्वालिटी बिगड़ती है, तो रास्ते में दिक्कत होती है, दूध में कमी जाती है, जो साथ दूध पूरे नहीं है इनकी वजह से। तो हमें रोड पक्का बना दो। मैंने बोला भाई खेतों में रोड बनाने की वो योजना नहीं है सरकार की। बोले कि 50% हम खर्च करेंगे। आप कैसे करेंगे?
कि हमारी डेयरी देंगे, 50% आप सरकार दो, और रोड के लिए ज़मीन चाहिए पंचायत देगी। पंचायत सोसाइटी के सब साथ मिल के आए थे। मैंने योजना तब स्वीकारी, रोड बना दिया। मेरे मगज से 90 से था कि पंचायत और कोऑपरेटिव साथ मिल के काम करें तो तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन उनके बाद में 4 टर्म MP हो गया। गुजरात में काम करने का डायरेक्टली ऐसा स्थिति नहीं था। उनके बाद गुजरात में आया तो फिर हमने एक संस्था बनाई, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहे तो कृषि और ग्राम विकास परिषद। उनके माध्यम से आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, सबको मिला के पंचायत के मेंबर और सहकारिता का संकलन करके गांव के विकास के लिए, सुविधा के लिए हम काम करें। ऐसा बड़ा सम्मेलन 21 तारीख को, इस 21 को अमरेली ज़िले में है और इसमें मुख्यमंत्री आ रहा है कि हम गुजरात से शुरू किया है, अमरेली से, कि कृषि और ग्राम पंचायत दोनों को मिला के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है उसको स्पीडी, जल्द से जल्द सफल करने के लिए इनके माध्यम से सबको समान रूप से देखते हुए, साथ लेके हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में कार्ड यानी कि कृषि और ग्राम विकास परिषद के माध्यम से जो किसानों को सहायता दी गई, एक बहुत बड़ा काम था। इस काम को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया था? अभी जो मैंने बताया, वही कार्ड शूट, क्या है, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कार्ड। मैं बैंक का चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट का। तो कोरोना काल में किसान खेत में जा सकते नहीं थे काम करने के से, मार्केट बंद था, लॉकडाउन लगा था। तो इनकी वजह जो रूल लिया था 31 मार्च को यदि अदा न किया जाए तो सरकार की योजना 0% से थी। इनकी वजह से उनको 7 से 11% तक देना पड़े, ऐसी स्थिति आती थी। तो हम सर्वे कर रहे थे, बैंक पे तो वैसे भी करते हैं कितना आया कितना कम हो। तो 1 महीने पहले देखा तो हमने देखा कि 60% से ज़्यादा लोग ये ऋण अदा नहीं कर पाएंगे। हमने चिंता की, हमारी टीम ने बैठे तो क्या करना, तो किसी भी स्थिति में उनको पैसा मिल जाए तो वो 0% में आ जाए। तो कार्ड के माध्यम से हमने अपील की हमारे दोस्तों के लिए कि जिसके पास थोड़े पैसे है तो विदाउट इंटरेस्ट हमें लोन दीजिए कार्ड में। ये कार्ड के माध्यम से हम ऐसे किसानों को मदद करेंगे जिस पर बैंकों का ऋण है और 31 से भर नहीं सकेंगे तो इन पर 0% के बदले 7 से लेके 11% भरना पड़ेगा। जो 0% से नहीं भर रहे उनको 7 या 11% कैसे भर पाएंगे, उनकी चिंता थी। हमारे वहाँ दोस्तों ने 5 लाख से देने से शुरू किया और आगे बढ़ता रहा। सौजी भाई धोलकिया करके सूरत में उद्योगपति है, मैंने उनको फ़ोन किया, क्या ऐसा हमारी योजना है, इनमें किसानों को मदद के लिए 50 लाख कुछ आपकी ओर से मदद मिल जाए। बोले कितना चाहिए, बोलो, कुछ करोड़ दे पाओ तो करोड़ दो। बोले आपका बैंक का अकाउंट दो। हमने अकाउंट दिया, उन्होंने 1 घंटे में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करके इनमें दे दिया। हमारी और हिम्मत बढ़ी, करीब 7 करोड़ रुपये हमने इकट्ठे किए ऐसे। और सभी ब्रांचों में जो बाकी थे वहाँ बांट दिए। इनके माध्यम से किसान का पैसा जो थे वो भर देते थे, दूसरे दिन किसान उठा लेते थे, वो वापस देते थे। सभी जगह शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 25-30 दिन में पूरे जिले के पैसे भर दिए और जिसका जिस तरह से लिया था इस तरह से वापस कर दिया। तो एक सेवा का माध्यम कृषि और ग्राम विकास कैसे हो सकता है, पंचायत और सहकारी सोसाइटी को साथ मिला के कैसे आगे बढ़ सकता है, एक सफल उदाहरण है। इनके माध्यम से हम और भी काफ़ी काम कर रहे हैं। पंचायत और सहकारी सोसाइटी को एक साथ मिला के करेंगे तो प्रधानमंत्री का विजन सहकार से समृद्धि जो है वो अमित भाई शाह को जो जिम्मेदारी दी है, सफल और सबल मंत्री, क्योंकि उन्होंने जो मॉडल बायोलॉज बनाया है, इनके माध्यम से पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी।
क्योंकि मेरे पास कुछ मर्यादित काम था। ये नए बायलॉज के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण से उन्होंने इतना विजन बढ़ाया है कि सोसाइटी एक वर्ड के मार्फत खूब बड़ी होगी, खूब सेवा करेगी, खूब रोजगारी देगी। मेरा आखिरी प्रश्न है, अमर डेयरी की स्थापना में किस तरीके से बैंक का सहयोग रहा और उसके जरिए क्या हासिल करने का लक्ष्य था और क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो पाया? कोऑपरेटिव के 7 सिद्धांत हैं। इनमें एक सोशल ओब्लिगेशन, सामाजिक दायित्व का भी एक सिद्धांत है। तो मैं बैंक का चेयरमैन था, मैं 4 टर्म पार्लियामेंट में रहा, 3 टर्म विधानसभा में रहा, 2 मंत्री रहा। फिर भी मैं मेरी जात को देखता था, मैंने जिले को क्या दिया? तो रोड बना दिया, तालाब बना दिया, कोई लाइट दिया, कोई पानी दिया, डैम बनाया। ये सफिशिएंट है तो मुझे संतोष नहीं था। जब तक रोजगारी लोगों को न दे पाए तब तक ठीक। आखिर तो रोजगारी चाहिए, रोज की रोजगारी चाहिए, परमानेंट रोजगारी चाहिए। तो क्या कर सकते? हमने सर्वे किया तो सर्वे में एक ही रोजगारी ऐसी थी, डेयरी को। आज पशु लो, दूध भरो, दूसरे दिन आवक, उनकी इनकम शुरू। तो पशु लेके पैसा नहीं है तो मैं बैंक का चेयरमैन हूँ। हमारे वहाँ से हम लोन देंगे पशु के, पशु की दूध डेयरी में भरेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, घर चलाने के पैसा ले जाएंगे, बाकी के पैसे बैंक में भर देंगे। तो पैसा भी सुरक्षित, उनका घर चलना, रोजगारी मिलना शुरू हो जाएगा। इस सोच के माध्यम से हमने अमरेली बैंक में एजीएम में प्रस्ताव किया कि यहाँ डेयरी शुरू करना है, तो नाम क्या रखना? सभी लीडर जो नाम है अपने आसपास का रखता है, मैं भी आसपास रखा कि हम जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस जिले में बड़े हुए, इनका नाम है अमरेली। सरकार में AMR जो पुलिस है वहाँ लिखते हैं 3 अक्षर, AMR लिखा, अमरेली का शॉर्ट नेम। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है इनके पीछे लिखते हैं अमरेली का AMR। तो हमने AMR अमरेली का उठाया और उनका गुजराती किया तो अमर डेयरी रखा, अमरेली की मिट्टी से जुड़ा हुआ नाम रखा। और इस डेयरी के माध्यम से रोजगारी देने के लक्ष्य से बैंक ने प्रस्ताव किया, जब तक डेयरी शुरू न हो तो उनका स्टाफ, उनकी ऑफिस, जो भी खर्च होगा वो अमरेली बैंक उठाएगी। और हमने बैंक के माध्यम से 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए अमरेली से आनंद जाने वालों को हमारी गाड़ी देते थे। उनकी ऑफिस, बैंक की ऑफिस एक अलग से निकाल के वहाँ से चलाते थे। उनकी सैलरी बैंक देती थी। जब तक डेयरी खुद अपने आप चलने न लगी तब तक अमरेली बैंक ने सब ये खर्च किया। और आज डेयरी के पास 200-250 बीघा ज़मीन है, इनमें अलग अलग काम करे। अभी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट देश में सबसे बड़ा गिर गाय का एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट 2-3 महीने में हो जाएगा। हमने अभी जब तक काम शुरू है 100 बीघा में, वो तैयार ना हो तब तक मोबाइल से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है। वो गाय जो 9-10 लीटर दूध देती है, अगले दिनों में 40 से 45 लीटर दूध देगी। इसी गाय की औलाद हम तैयार कर रहे हैं और उसका काम शुरू हो गया। एक एम्ब्रियो, एक गाय के ऊपर लगाने में 21,000 रुपया खर्च होता है। तो केंद्र सरकार इसमें 5,000 सब्सिडी देती है। अमूल को हमने रिक्वेस्ट किया तो अमूल 5,000 देती है, 11,000 बचा। तो हमने हमारे बोर्ड में पास किया कि 11,000 अमर डेयरी देगा, तो फ्री में देते हैं। आज तक हमारे पास 78 बच्चे हो चुके हैं। वो मोबाइल वान घर जाके देती, जिस घर में जिस पशु को देते हैं उनको कंडीशन करते हैं कि बच्चा जो आएगा वो बेचना नहीं है। यदि बेचो तो डेयरी को बेचेंगे, डेयरी 50,000 रुपये देगी। आप रखना है तो फ्री में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें काम शुरू कर दिया। एक तरफ से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है 100 बीघा में, और मोबाइल वन से हम जो चाहते हैं वहाँ ये काम कर रहे। 78 बच्चे तो आज हो गए। इस तरह से रोजगारी देने का काम। और
लोगों को सुविधा मिले, ये काम। इनके साथ साथ हमने हनी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने कहा था, वो भी शुरू कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो मधुमक्खी की पेटी यानी कि ले जाएंगे बॉक्स, तो उनके 5,000 का है, पैसा नहीं तो बैंक लोन देगी, वो हनी डेयरी में देगा और उनके माध्यम से भी उनकी इनकम होगी। तो लोगों को इनकम कैसे मिले, रोजगारी कैसे मिले, वो लक्ष्य के साथ हम आज काम कर रहे हैं। आपकी जर्नी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है और जितनी सारी योजनाएं आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक ज़मीन पर लागू की हैं, अनेकों वो योजनाएं हैं और इतनी कमाल की योजनाएं हैं जिनसे वाकई सहकारिता के क्षेत्र में आज क्रांति हो रही है। आपकी जर्नी ना सिर्फ इंस्पायरिंग है बल्कि सहकारिता की तरफ आपने जो जीवन समर्पित किया ये वाकई काबिल तारीफ़ है और वाकई जो सरकार का विज़न है सहकार से समृद्धि का, आप उसे साकार कर रहे हैं। आपसे मुलाकात करके और आपकी बातचीत हमारे